हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपको लेकर आ रहे हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक प्लस करंट दोनों इन्वॉल्व रहेंगे इसमें, यानी कि पहले हम स्टैटिक को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड जो करंट में आया है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपका आएगा ही आएगा। तो आइए कुछ डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्लाइमेट रिलेटेड टर्म्स के बारे में रहेगा, यानी कि जो क्लाइमेट इन्वॉल्व टर्म्स हैं, चीजें हैं, उनसे रिलेटेड जो है वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखो, अभी हाल ही में ये रिलीज हुआ था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। क्यों है न्यूज में? क्योंकि इंडिया ने जो है वो सिक्योर किया है 7th पोजीशन। 7th पोजीशन इंडिया ने स्कोर की है किसमें? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में। ठीक है, अंडरस्कोरिंग इट्स नोटेबल रोल एंड कंट्रीब्यूशन इन द ऑनगोइंग ग्लोबल इफेक्ट्स एम्ड एट मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। कि जो भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा है क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो उसके एफर्ट्स रहे हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड जो है वो इंडिया को 7th पोजीशन जो है वो दी गई है। हालांकि इसमें मेन बात ये भी है, पहली 3 पोजीशन किसी को भी नहीं मिली है, वहां तक का जो लेवल है वो कोई भी कंट्री मैच नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा देखा जाए तो इंडिया का लगभग 4th रैंक बनता है, यानी कि क्योंकि पहली 3 पोजीशन तो किसी की नहीं है, तो 4th 5th 6th 7th, तो यानी कि इंडिया का चौथा रैंक बना अगर हम पहली 3 को निगलेक्ट कर दें। हालांकि पहली 3 को खाली रखा गया है क्योंकि उस लेवल तक का किसी ने मैच ही नहीं किया, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन किसी को दी ही नहीं गई। 4th पोजीशन से जो है वो शुरू हुई रैंकिंग, और इंडिया को 7th पोजीशन जो है वो दी गई है। आगे चलते हैं इसी में ही, पहले जानते हैं इसके बारे में, सीसीपीआई। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में, कि सबसे पहले पब्लिश कब हुई थी? 2005 से जो है वो पब्लिश होना शुरू हुआ था। ये है क्या? इज एन इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल फॉर ट्रैकिंग कंट्रीज क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस। ये एक इंडिपेंडेंट टूल है, वेरियस कंट्रीज को ट्रैक करता है, उस पर सर्वे करता है रिगार्डिंग क्लाइमेट प्रोटेक्शन के जो एफर्ट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, इट इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी। जो भी क्लाइमेट पॉलिसीज इंटरनेशनल या फिर नेशनल लेवल में जो वेरियस क्लाइमेट पॉलिसीज हैं, उसको एक ट्रांसपेरेंट बनाता है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, ताकि हम कंट्रीज के साथ जो है वो कंपेयर कर सकें। जब कंपैरिजन होगा तभी हम जो है वो रैंक्स डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री को कौन सा रैंक दिया जाना चाहिए। इट इज पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। तो इन 2 ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो इसको पब्लिश किया जाता है, इनके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। एंड इट इंडिकेट्स द क्लाइमेट मिटिगेशन एफर्ट्स ऑफ 63 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, विच कलेक्टली अकाउंट फॉर ओवर 90% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ये क्या बताता है? इट ऑल्सो इंडिकेट क्या करता है? इट ऑल्सो इंडिकेट्स द क्लाइमेट मिटिगेशन एफर्ट्स ऑफ 63 कंट्रीज। तो 63 कंट्रीज का जो क्लाइमेट मिटिगेशन एफर्ट है उसको भी जो है वो इंडिकेट करता है। ठीक है, साथ में यूरोपियन यूनियन का, विच कलेक्टली अकाउंट फॉर ओवर 90% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो ये भी इसका की पॉइंट है। अब अगर हम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की बात करें, ठीक है, तो इसके जो जैसे 4 की कैटेगरीज हैं जिसमें जो है वो कंट्रीज को इवेल्युएट किया जाता है, वो 4 की कैटेगरीज कौन कौन सी है? सबसे पहला ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस जो है वो 40% इसका रहता है, इसका जो मेन वो है। रिन्यूएबल एनर्जी 20%, एनर्जी यूज 20% एंड क्लाइमेट पॉलिसी 20%। ये 4 की कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू हम जो है वो वेरियस कंट्रीज को सर्वे करते हैं, उनको हम उनका जो एफर्ट्स हैं, उनका जो मतलब परफॉर्मेंस इंडेक्स है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसको हम मेजर करके फिर हम सीसीपीआई रैंक जो है वो बताते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज है, इस तरह से जो है वो इनको डिवाइन किया गया है। अब अगर हम सीसीपीआई 2024, अब करंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो सीसीपीआई 2024, तो सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया, नो कंट्री परफॉर्म्ड वेल इनफ इन ऑल इंडेक्स कैटेगरीज टू अचीव एन ओवरऑल वेरी हाई रेटिंग। कि कोई भी कंट्री उतना अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाई कि उसको हम टॉप रैंक जो है वो दे सके। तो फर्स्ट 3 ओवरऑल पोजीशन जो है दैट रिमेन एम्प्टी, पहली 3 पोजीशन खाली ही रही है। 4th पोजीशन जिसको मिली है दैट इज डेनमार्क। डेनमार्क को जो 4थी पोजीशन, एस्टोनिया फॉलोड इन 5th प्लेस एंड फिलीपींस सिक्योर्ड द 6th पोजीशन अमंग द टॉप। और 7th पोजीशन ऑलरेडी आपको पता है इंडिया, तो इंडिया सिक्योर्ड द 7th पोजीशन इन सीसीपीआई 2024। हालांकि सीसीपीआई 2023 में इंडिया का 8th स्पॉट था, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया ने थोड़ा सा इंप्रूव किया है। ठीक है,
फिर अगर हम की कैटेगरीज की बात करें तो की जो हमने 4 की कैटेगरीज पढ़ी हैं उसमें अगर हम इंडिविजुअल रैंक देखें सीसीपीआई का, मतलब इंडिया का सीसीपीआई में, ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड एनर्जी यूज में जो है वो इंडिया का 9th रैंक एंड 10th रैंक जो है वो रहा है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन में इंडिया का 9th रैंक और एनर्जी यूज में 10th रैंक जो है वो इंडिया का रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑल्सो इन द पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस कैटेगरी द कंट्री इज ऑन ट्रैक टू मीट अ बेंचमार्क ऑफ वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। आगे अगर हम क्लाइमेट पॉलिसी की बात करें तो क्लाइमेट पॉलिसी में इंडिया का 10th स्पॉट रहा है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में जो है वो 37th, यानी कि नॉट वेरी गुड, बट ये वाला रैंक जो है वो रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दिस पोजीशन मार्क्स अ डिक्लाइन फ्रॉम द 24th स्पॉट इन सीसीपीआई 2023। रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया का 24th स्पॉट था, 24th पोजीशन थी 2023 में, लेकिन 2024 में कितनी आ गई 37। तो काफी डिक्लिनेशन जो है वो यहाँ पे देखा गया है। अब अगर हम बात करें आगे व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, कि क्लाइमेट चेंज के कौन कौन से मेजर चैलेंजेस जो है वो हो सकते हैं, कौन कौन से इसके नेगेटिव बैड इम्पैक्ट्स जो है वो पड़ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे पहले वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी हो सकती है। रेनफॉल पैटर्न, जैसे आपको पता है कि वेदर काफी जो है वो शिफ्ट हो चुका है, सर्दियों में बारिशें कम हो रही हैं, बर्फबारी कम हो रही है पहाड़ों में, गर्मियों में एक्सट्रीम मतलब हीट वेव्स जो है वो चल रही हैं, है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी है इस बार भी, अगर आप देख रहे होंगे, है ना। तो ये क्या करता है, रेनफॉल पैटर्न को चेंज करता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ठीक है। तो वाटर सिक्योरिटी जो है इंडिया की काफी थ्रेटन्ड होती है, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर वर्नेबिलिटी, अगर क्लाइमेट चेंज होगा, क्रॉप पैटर्न चेंज होगा, तो जो आउटपुट है, यील्ड्स है, क्रॉप यील्ड्स है, ठीक है, वो भी क्या होगा, कम होगा। उसकी जो मतलब पैदावार है क्रॉप्स की वो भी क्या होगी, डिक्लाइन होगी, जिसकी वजह से फूड स्कार्सिटी जो है वो हो सकती है। क्लियर। उसके बाद राइजिंग सी लेवल, जैसे कि आपको पता है कि ग्लेशियर्स अगर मेल्ट होंगे ओवर हीट की वजह से, तो जो हमारे कोस्टल रीजन्स हैं, मुंबई कलकत्ता वगैरह, ये जो कोस्टल एरियाज है, यहाँ पे जो है ज्यादा खतरा हो जाएगा, ठीक है। सी लेवल राइज करेगा, ठीक है, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइवलीहुड है, मिलियंस पीपल्स का, और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या फिर कोस्टल एनिमल्स हैं उनका, वो थ्रेटन हो जाएगा, उनको खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक जो है वो मेन इसके बारे में बताया गया है। और ऐसा भी कहा गया इट इज एस्टिमेटेड दैट इंडिया कुड लूज अबाउट 1500 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड बाय 2050 ड्यू टू इरोजन कॉज्ड बाय राइजिंग सी। अगर सी लेवल राइज करेगा, पानी ऊपर आएगा, तो जो हमारा लैंड यूज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। दूसरा आगे अगर हम चले, एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन से तो इंडिया ऑलरेडी यहाँ पे जूझ रहा है। वेरियस सिटीज ऐसी हैं जहां पे वल्नरेबल, बहुत ही अगर हम देखें इंडेक्स की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो बहुत ही जो है वो बैड है, पुअर एयर क्वालिटी है, ठीक है। तो ये भी जो है वो इसी की वजह, क्लाइमेट चेंज का ये भी एक जो है वो कारण रहेगा, ठीक है। उसके बाद अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है कि जैसे जहां पे पेड़ कम है, जो अर्बन एरियाज हैं जहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहां पे ऑलरेडी जो फॉरेस्ट एरिया है या फिर जो नेचुरल एनवायरनमेंट वाला एरिया वो ऑलरेडी कम है, वहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं, बिल्डिंग्स ज्यादा हैं, तो वो एक अर्बन हीट आइलैंड बन जाता है। जैसे दिल्ली है, ठीक है, मुंबई है, चेन्नई है, ये सारे जो है क्या है, अर्बन हीट आइलैंड, यहाँ यानी कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है वो गर्मी होती है। क्लियर। आगे अगर हम बात करें तो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024, जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई 2024 में, विच फोकसेस ऑन ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया, ठीक है। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि कब हुई और कहां हुई। तो 12 जनवरी को जो है वो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसका थीम क्या है, मैंने कहा ना थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम, लोकेशन, डेट, दीज 3 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थीम क्या था इसका 2024 का, डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया वॉज हेल्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र। तो डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया वॉज हेल्ड इन मुंबई। तो थीम है आपका डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। कहां पे हुई, मुंबई, महाराष्ट्र में जो है वो कब हुई, 12 जनवरी 2024 को। क्लियर। कौन कौन था इसमें, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज करा था इस कॉन्फ्रेंस को, विच हाईलाइटेड द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, क्लाइमेट टेक स्टार्टअप्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इन सबके रोल्स को जो है हाईलाइट किया था, ठीक है, कि इनके बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल है अगर हमको इंडिया को ग्रीन स्टेट या फिर ग्रीन ट्रांजिशन में जो है वो लेकर आना है। की पॉइंट, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले जो इसका ऑब्जेक्टिव है,
कि इस कॉन्फ्रेंस का, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है द कॉन्फ्रेंस एम टू मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स टू कंप्लीमेंट गवर्नमेंट एफर्ट। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि ये क्या करता है, इट एम टू मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज, जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं, स्टार्टअप्स हैं, जो अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनका जो है मतलब हम क्या कर रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं, उनको सर्वे कर रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को जान रहे हैं कि वो किस तरह से अपना रोल जो है वो निभा सकते हैं इसमें। तो ये आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द ग्रीन क्लाइमेट फंड रेडीनेस प्रोग्राम विद द यूएनडीपी, इंडिया एज द डिलीवरी पार्टनर एंड आवना कैपिटल एज द नॉलेज पार्टनर। तो ये इसका कुछ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क है। उसके बाद देखो, जैसे कि COP 26 में इंडिया ने नेट जीरो रोड मैप बनाया था, ठीक है, जिसमें इंडिया ने कहा था कि हम जो है वो नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लेंगे 2070 तक, 2070 तक। ठीक है, तो ये भी जो है वो इसमें रखी गई थी बातें। क्लियर। उसके बाद फाइनेंस लैंडस्केप डिस्कशन यहाँ पे जो है वो हुई थी इस कॉन्फ्रेंस में, सस्टेनेबिलिटी एंड कोलैबोरेशन, और ये सब चीजें जो है वो आपकी इस कॉन्फ्रेंस में हुई। तो मेनली अगर हम ओवरऑल देखें तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एक तरह का बूस्ट करती है जो भी प्राइवेट टेक्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एक साथ लेकर आती है ताकि इंडिया को ग्रीन ट्रांजिशन के फेज में लेकर जाए। ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो ज्यादा ना हो, ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, कार्बन एमिशन कम हो, पोल्यूशन कम हो, ठीक है, और एक सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट की जो है वो हम वहां पे शुरुआत कर सकें, जैसे कि हमारा काफी टाइम पहले जो है वो होता था। क्लियर। तो ये सब जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। बाकी गाइज नेक्स्ट वीडियो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके यूपीएससी प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।